चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर को पूरा का पूरा हम लोग एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे। इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है और कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछ सकता है संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वैद्युत अपघटन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन और क्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। तो इन सारे अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरणों को कैसे में संतुलित करना होता है। उसके बाद दहन क्या है, ज्वाला क्या है, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या है, फिर दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का उपयोग क्या है। इतना चीज हमें पढ़ना होगा। यानी देखी जाती है इसमें कुछ अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक समीकरण है, संतुलित और असंतुलित है, एलपीजी है, दहन है, ज्वाला है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का उपयोग है। इन सारी चीजों को हम एकदम सिंपली समझते चलते एक वीडियो में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लियर। पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है ना। अब देखो बुआ, इसमें सबसे पहले समझो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, दो चार पांच पदार्थ को आपस में मिला दीजिए, क्या होगा, अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलेंगे उसके फलस्वरूप नया पदार्थ बनेगा। जैसे वाइफ हस्बैंड का रिलेशन, दोनों मिलते हैं एक नई पदार्थ पैदा होती है। तो कहने का मतलब देखो अभिक्रियाएं क्या होती है ना, उसमें दो पदार्थ जोड़ी नहीं कि दो ही मिलेगा, एक से अधिक, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकते हैं। एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया ना, क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर दिया। यहाँ देखो कार्बन, यहाँ का कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर या चूना पत्थर भी कही जाती है। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही तोड़ते हैं एक से अधिक पदार्थ बन जा रही है, कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी काली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो देखो रिएक्शन जो है ना एक या एक से अधिक पदार्थ के बीच होती है। तो लिख सकते हैं देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या, ऐसी अभिक्रिया बोल सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया है या बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रियाएं करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें दो या दो से अधिक या एक से अधिक पदार्थ को मिलाइए, ठीक है ना, या उसको तोड़िए या उसको जोड़िए, उसके फलस्वरूप आपका एक नया पदार्थ बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग लेता है वो कहलाता है अभिकारक। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या एक अभिकारक है, लेकिन इसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन गया वो कहलाता है प्रतिफल। वाइफ हस्बैंड का रिलेशन अभिकारक हो जाएगा, लेकिन उसके फलस्वरूप जो प्रोडक्ट चाइल्ड प्राप्त होगा वो कहलाएगा आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो, वो प्रोडक्ट मतलब उत्पाद कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा आपका। ठीक है ना। तो समझने वाली बात है ना। अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब कुछ रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़ना है, जैसे संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इसको समझो। यानी संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको संश्लेषित अभिक्रिया के भी नाम से हम लोग जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर एक नई पदार्थ का निर्माण करेंगे। मान लीजिए आपके पास छोटा छोटा कण है, उन सभी को आप मिला के ऊपर का गोला बना लिए, तो क्या हो गया, संयोजन होगा। संयोजन मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे पदार्थ को मिलाकर बड़ा बनाना। जैसे देखो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बना दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो छोटे छोटे कणों को मिलाकर बड़ा कण बना दिया गया, यानी ये कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। तो लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें छोटे छोटे तत्व या यौगिक मिलकर बड़े एक यौगिक का निर्माण करते हैं, संयोजन हो गया। ठीक है ना। दूसरा पढ़ना है वियोजन। वियोजन का मतलब तोड़ना, बड़े चीज को तोड़कर छोटे छोटे में ब्रेक कर देना। जैसे संगमरमर, पोटेशियम क्लोरेट जिसको KClO3 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको मैंने क्या किया, गर्म कर दिया। अब गर्म कर दिया तो टूट गया, काली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड रूप में टूट गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, जब एक बड़े यौगिक को दो या दो से अधिक तत्वों में चाहे यौगिकों में चाहे अणुओं में तोड़ देते हैं, तो वो अभिक्रिया वियोजन कहलाती है। वियोजन मींस तोड़ना। देखो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, संयोजन मींस जोड़ना और वियोजन मींस तोड़ना। कॉम्बिनेशन संयोजन मींस जोड़ना, एक है जोड़ना दूसरा है तोड़ना। तो जोड़ने वाला संयोजन, तोड़ने वाला वियोजन, याद रखिएगा। तो क्या होता है संयोजन में, क्या होता है दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे एक नया तत्व बनाएंगे, ठीक है ना, उसमें मतलब बड़ा तत्व बनाएंगे, बड़ा यौगिक बनाएंगे, वो संयोजन।
आई वियोजन में क्या होगा, बड़ा तत्व को तोड़ के छोटा छोटा बना देना है। तो लिख सकते हैं कि वियोजन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें यौगिक के बड़े अणु को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं के रूप में कन्वर्ट कर दी जाती है। जैसे पोटेशियम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करके तोड़ दिया गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। या पोटेशियम क्लोराइड जिसको हम लोग KClO3 के नाम से जानते हैं, KClO3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया भी है। क्या किया है, पूछा भी है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या क्या बनती है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। देखो ये बड़ा यौगिक है, इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये बन जाएगा KCl, आप प्लस बन जाएगा O2, ऑक्सीजन बन जाएगी, ठीक है ना। तो बड़ी यौगिक को जब छोटे छोटे यौगिकों में तोड़ देंगे तो वो कहलाएगी वियोजन। तीसरा है वैद्युत अपघटन। देखो किसी भी तत्व या यौगिक में जब धाराएं प्रवाहित करते हैं ना, धारा प्रवाहित करके उसको तोड़ने का काम करेंगे तो वो कहलाएगा वैद्युत अपघटन। अपघटन मींस तोड़ना, कैसे, धारा के द्वारा तोड़ना। जैसे नमक है, अब देखो यहाँ पर NaCl लेकर चले, इसमें I मींस क्या होगा, धारा। मैंने इसमें धारा प्रवाहित किया और ये टूट गया, Na+Cl2। ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना है। मैं आपको संतुलित करके दिखाऊंगा जब संतुलन बताऊंगा तब। अभी हमें सिर्फ रिएक्शन जानना है भैया, रिएक्शन। वैद्युत अपघटन लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें धारा प्रवाहित करी जाती है, वो अभिक्रिया वैद्युत अपघटन कही जाती है। देखो इसमें धारा प्रवाहित करी गई है। अगला देखो हमें जानना है एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक तत्व यौगिक के तत्व को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, वो एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। देखो वो क्या है ना, यहाँ पर समझो, ये Fe है, Fe का मतलब लोहा। यहाँ लोहा जो है ना कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रही है, और रिएक्शन क्या करती है, हई जो लोहा आई कॉपर को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। यानी एक तत्व एक यौगिक के तत्व को विस्थापित करके हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लेती है, यही एकल विस्थापन। यानी एक को विस्थापित करेगी, एकल विस्थापन एक को विस्थापित करेगी। अब वही द्विविस्थापन मतलब उभय विस्थापन भी इसको कह सकते हैं। द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में उनके आयनों का आदान प्रदान होता है, एक देगा दूसरा लेगा, एक देगा दूसरा लेगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। यहाँ पर समझो ध्यान से, तो एक तत्व जब यौगिक के तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण करती है तो ये अभिक्रिया कौन सा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर लोहा कॉपर को हटा दी है और उसका स्थान ग्रहण कर लिया, ये होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब भैया हमको जानना है उभय विस्थापन अभिक्रिया है। उभय विस्थापन अभिक्रिया या इसको NCERT में द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कही जाती है। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। एग्जांपल के थ्रू जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से हम लोग कराएंगे, AgNO3 से कराएंगे, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, देखो इसको समझो ध्यान से। ये जब हम लोग क्या करेंगे ना, नमक की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो इनके आयनों का आदान प्रदान होता है। प्लसवा क्या करेगा, माइनसवा को खींच लेगा, और माइनसवा क्या करेगा, प्लस को खींच लेगा। देखो किसी भी यौगिक में पहला तत्व प्लस और दूसरा होता है माइनस, इसमें भी ये प्लस और ये होगा माइनस। तो जब भी रिएक्शन करेगा प्लस माइनस से, और जब भी माइनस रिएक्शन करेगा प्लस से, तो Na प्लस है तो रिएक्शन करेगा NO3 से, तो NaNO3 बन जाएगा। और फिर Cl माइनस है तो Ag से रिएक्शन करेगा तो AgCl हो जाएगा। तो जब आयनों का आदान प्रदान होती है, ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या होगा, N है मतलब प्लस वाला माइनस से रिएक्शन कर लिया, अब माइनस वाला प्लस से रिएक्शन किया, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रही है। तो जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होते रहती है वो अभिक्रिया कहलाती है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है आपका उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। वहां आयनों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को देकर वो नया क्या करते हैं, तत्व बनाने का काम करते हैं। अब देखो ये तो आपका हो गया कौन सा अभिक्रिया, ये हो गया उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब समझते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है बुआ। देखो क्या होता है ना, कुछ अभिक्रियाएं ऐसे होती है जिसमें प्रतिफल बनने के बाद वो अवक्षेप के रूप में विलयन में बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप पानी में बालू को डाल दीजिए, पानी में जैसे ही बालू को डालेंगे बालू बैठ जाती है। कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण में अवक्षेप अलग हो जाएगी, एकदम डिटो की अलग हो जाएगी। अच्छा सोचिए पानी में हम मार्कर गिरा दिए, अब भैया हम मार्कर गिराया तो ये क्या घुलने वाली है, नहीं ये अवक्षेप हो जाएगा, एकदम बैठ जाएगा जाके, तो ये अवक्षेप कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या ना कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें प्रतिफल अवक्षेप के रूप में जम जाती है, विलयन से अलग हो जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू NaCl की अभिक्रिया AgNO3 से कराएंगे तो यहाँ पे AgCl क्या होता है, अवक्षेप बन जाता है। इसका मतलब ये अभिक्रिया जो है ना, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया हम लोग कह सकते हैं। अवक्षेप जब जमती है ना तो उसको नीचे की ओर सिंबल दिखाते हैं, और वही जब गैस निकलती है तो ऊपर की ओर सिंबल ऐसे ऊपर कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया जानना है। उदासीनीकरण क्या होता है, उदासीनीकरण कोई हार्ड चीज नहीं होता है। उदासीनीकरण क्या होता है, इसमें अम्ल और भस्म रिएक्शन करेंगे, लवण जल बनाएंगे। एग्जांपल के थ्रू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
हाइड्रोक्लोरिक क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है HCl, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, या कास्टिक सोडा से भी कर सकता है, ठीक है ना। दूसरे चैप्टर में आपको अम्ल और भस्म की जानकारी पूरा विस्तार से दूंगा। अभी आप इतना समझिए, ये अम्ल है और ये भस्म है। तो जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। NaCl क्या है? लवण है। दूसरा चैप्टर में आपको जानना है। तो जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराएंगे तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया उसमें क्या करेंगे? अम्ल को भस्म से रिएक्शन कराएंगे, उसमें आपका जल और लवण बनेगा। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। आगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो जाती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू आप हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराइए, ये अंधेरे में होकबे नहीं करेगा, एकदम प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जो प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होता वो नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू पेड़ पौधे देखिएगा, पेड़ पौधे अपना भोजन किसके थ्रू बनाते हैं? रात को पेड़ पौधे भोजन नहीं बना सकते क्योंकि उनको प्रकाश मिलवे नहीं करता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? जड़ के सहारे जल को खींच लेते हैं और उसके बाद क्या होता है ना, उसको सूर्य प्रकाश मिल ही जाता है और अपने पत्ती के सहारे कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन समझो, यहाँ पर समझो ध्यान से बाबू। देखो ये क्या ना, पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से खींच लेते हैं और जड़ से क्या करते हैं? जल खींच लेते हैं। अब प्रकाश उनको मिल ही जाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता ही है। ये चारों पदार्थ मिलकर अपना भोजन बना लेते हैं जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6, ठीक है ना। और यहाँ पर साथ में ऑक्सीजन गैस क्या होते हैं? निकल जाती है। अब यही ऑक्सीजन जो निकलती है, पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं? खींच लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन खींचते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझ में? इसी कारण से पेड़ पौधा की हमें रक्षा करनी चाहिए, नहीं तब हुआ दांत चियार दोगे लगल, ठीक है। देखो यहाँ पर तो मैंने क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। तो पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रियाएं करती है, ठीक है ना। जो प्रकाश की उपस्थिति में होगी उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आगे समझना ऑक्सीकरण अवकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। लेकिन जिसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन का वियोग हो, ऑक्सीजन दूर भागे, वो कहलाती है आपका अवकरण अभिक्रिया। एग्जांपल के थ्रू यार देखो, सल्फर जो ना ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? ये ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन करा दिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग होगा HCl, ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? ये अवकरण अभिक्रिया हो गया। और जहाँ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होती है उसको हम लोग क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो, उससे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो बुआ, ऑक्सीजन का संयोग, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जहाँ संयोग होता है उससे ऑक्सीकरण, जहाँ हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अवकरण कहते हैं। अब देखो ऑक्सीकरण का, अवकरण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। जिससे हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन का पचना भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब सोचिए, हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण, मतलब उपचयन अभिक्रिया। कई बार एग्जाम में पूछा है, क्यों? क्योंकि हम लोग जो भोजन खाते हैं ना वो ऑक्सीजन से जाकर मिलता है, तब जाकर भोजन पचने का काम करता है। तो भोजन का पचना भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन मिलेगा, घुलेगा, तभी जाकर वो पचता है। तो पूछता भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया? तो भोजन का पचना ऑक्सीकरण, या इसको NCERT में उपचयन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? भोजन दुर्गंधित होना। भोजन खराब क्यों हो जाती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की वजह से। कैसे? अब मान लीजिए भोजन बना लिए, उसको खुले हवा में छोड़ दिए, अब हवा में छोड़े हैं तो हवा आकर भोजन से रिएक्शन करेगा और उसको दुर्गंध युक्त भोजन बना देगा, बासी बना दे। बासी भोजन किसे कहते हैं? जिस भोजन से मतलब क्या होता है ना, अप्रिय स्वाद आने लगती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? बासी भोजन कहते हैं। बासी भोजन नहीं खानी चाहिए क्योंकि शरीर के लिए वो हानिकारक हो जाती है, ठीक है ना। वायुमंडल में बहुत से कीटाणु घूम रहे हैं, वायुमंडल में बहुत से कीटाणु घूम रहे हैं जो भोजन के संग रिएक्शन करके भोजन को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, भोजन को दुर्गंधित करने का काम कौन करता है? ऑक्सीकरण करता है। हमारे शरीर में भोजन पचाता है ऑक्सीकरण, भोजन को खराब कौन करता है? ऑक्सीकरण, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है। तो भोजन को अगर दुर्गंधित होने समय बचाना है तो हमें क्या क्या करनी चाहिए? भोजन को वायुर्ध बर्तनों से, जहाँ से हवा नहीं जाए उससे ढक कर रखो, नहीं तो उसमें सिट्रिक अम्ल मिला देंगे तो हो सकता है, नहीं तो रेफ्रिजरेटर का यूज करके भोजन को बासी होने से हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो भोजन का दैनिक जीवन हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीकरण अवकरण का उपयोग है, भोजन का पचना और भोजन का दुर्गंधित होना। आगे देख सकते हैं, ये
तो मैंने अवकरण और ऑक्सीकरण आपको समझा दिया। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? देखो वो जिस अभिक्रिया में एग्जांपल के थ्रू मान लो अगर हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम नाइट्रोजन से कराते हैं तो यहाँ अमोनिया बन जाती है NH3, लेकिन साथ में यहाँ पर उष्मा भी बनती है। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है उसे उष्मा क्षेपी, और जहाँ उष्मा का शोषण होती है उसे उष्मा शोषी। उष्मा क्षेपी का मतलब उष्मा का उत्पन्न, और शोषी का मतलब खींच लिया। तो जहाँ उष्मा का उत्सर्जन वो उष्मा क्षेपी, और जहाँ उष्मा का शोषण वो कहलाती है उष्मा शोषी। ठीक है ना, ये आपको अभिक्रियाएं समझ में आ गई होगी। अब हमें जानना है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसा इस पर हम लोग गौर करते हैं। देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की अभिक्रिया जल से करा दिए, सॉरी हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दिए, तो किसका निर्माण हो गया? जल का। अब इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा, एकदम सिंपल लॉजिक्स में आपको समझा दूंगा ना, जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर हम लिख देते हैं हाइड्रोजन, क्या लिखे? हाइड्रोजन आप प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्या लिखे? ऑक्सीजन। इसके फलस्वरूप क्या बन गया? जल बन गया। मैं समझा रहा हूं, इसको सही से लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। देखो हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है, जल बनती है, इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया, अब सोचिए इतना बड़ा लिखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और रासायनिक समीकरण क्या होता है? समीकरण में छोटा छोटा लिख देना, ये तो समीकरण कहलाता है ना। अब देखो ये हाइड्रोजन के जगह हम H2 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के जगह O2 लिख सकते हैं, और जल के जगह H2O लिख सकते हैं। अब बताइए किसमें ज्यादा कम समय लगेगा, रासायनिक अभिक्रिया में कि रासायनिक समीकरण में? देखो रासायनिक अभिक्रिया का छोटे रूप में निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया को जब छोटे छोटे रूपों में लिख देंगे, यहाँ हाइड्रोजन को छोटा रूप में H2 लिख दिया, ऑक्सीजन को छोटा रूप में O2 लिख दिया, जल को छोटा रूप में H2O लिख दिया, ये कहलाएंगे रासायनिक समीकरण, लेकिन ऊपर कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का शॉर्ट रूप में चाहे संकेत के रूप में निरूपण क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? पहला तो हमें कॉपी की बचत होगी, दूसरा समय की बचत होगी, तीसरा कलम के इंक की बचत होगी। ये 3 काम जरूरी होता है। तो रासायनिक समीकरण इसी कारण से लिखी जाती है। ठीक है ना। रासायनिक समीकरण में क्या क्या जानकारी दे सकता है? तो रासायनिक समीकरण हमें बताता है कि अभिक्रिया के पहले कौन कौन सा तत्व है, अभिक्रिया के बाद कौन कौन सा तत्वों का निर्माण हुआ है, अभिक्रिया के पहले किस तत्वों की मात्रा कितनी है, किस तत्वों का द्रव्यमान चाहे किस तत्वों का आयतन कितना है, अभिक्रिया के बाद किस किस तत्वों का निर्माण हो रहा है। ये सारी बातें क्या करते हैं? बताने का काम करती है। ठीक है ना। कौन बताती है? रासायनिक समीकरण बताती है। अब अच्छा मान लो यह हाइड्रोजन कौगो है, एक बता रही है ना, कौन बता रही है? रासायनिक समीकरण। अब यहाँ खाली हाइड्रोजन लिख दिए, क्या पता यार हाइड्रोजन वहां पर कौगो है। तो रासायनिक समीकरण से लाभ क्या क्या होगा? समय बचेगी, कॉपी बचेगी, कलम का इंक बचेगी। और इस सूचनाएं क्या क्या देती है? तो कौन कौन सा अभिक्रिया के पहले मतलब तत्व है, कौन कौन सा अभिक्रिया के बाद तत्व है। अब अभिक्रिया के पहले तत्वों का द्रव्यमान कितना है, अभिक्रिया के बाद तत्वों के द्रव्यमान कितना है, ये सब जानकारी देने का काम कौन करती है? रासायनिक समीकरण देती है। तो रासायनिक आपको समीकरण समझ में आ गई होगी। अब देखो रासायनिक समीकरण भी 2 प्रकार के, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब बैलेंस बन जाए। अच्छा मैं तराजू लेकर बैठा हूं, तराजू मेरे पास है, एक और पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है और एक और पलड़ा ऐसे है, मान लो कि एक और 1 केजी का सामान है, एक और 2 केजी का सामान है। क्या ये संतुलन है, बैलेंस है? नहीं यार, संतुलन का मतलब दोनों ओर सेम वजन होनी चाहिए, ये होता है संतुलन। बैलेंस यही होता है, अन्यथा दिक्कत हो सकती है ना। देखो तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो संतुलित में लिख सकते हैं कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद के तत्वों की संख्या समान होती है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ का अभिक्रिया का ही पहले अभिकारक और अभिक्रिया के बाद प्रतिफल। तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद वाले तत्व सेम होने चाहिए। यहाँ पर कार्बन एगो, इधर भी कार्बन एगो, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 गो। तो कार्बन मतलब अभिक्रिया के पहले लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। मतलब जब अभिक्रिया में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या सेम होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जांपल के थ्रू यहाँ कार्बन एगो, यहाँ कार्बन एगो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो, प्रत्येक तत्व बराबर तो है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। और एग्जांपल लेकर चलिए, यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलिए, NaCl को जब ब्रेक किया गया, इसमें धारा प्रयोग की गई तो Na बना है और Cl बना है। अब यहाँ पर देखिए संतुलित है कि नहीं, यहाँ पर Na एगो, यहाँ पर Na एगो, संतुलित यानी सोडियम संतुलित है। क्लोरीन की बात करें यहाँ पर Cl एगो है, लेकिन यहाँ पर Cl 2 है, ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। अब इसको संतुलित करने के लिए अनुमान विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। अनुमान विधि समीकरण को संतुलित करने की सबसे आसान विधि होती है, अभी मैं इसकी चर्चा कर दूंगा। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या सेम होना चाहिए, और असंतुलित का मतलब क्या होगा? उसमें प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या सेम नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखो बुआ, अब कई बार पूछा है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन
क्यों जरूरी है? तो द्रव्यमान के अनस्वरता का नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलन जरूरी होता है, अन्यथा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए द्रव्यमान पूछता भी है कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है ना कि वो संतुलित क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना क्यों जरूरी है? तो द्रव्यमान के अनस्वरता का नियम होता है, उसका पालन करने के लिए करना जरूरी होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं? तो तीर चिन्ह का प्रयोग बताती है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है और अभिक्रिया का फलस्वरूप कौन कौन सा पदार्थ बन रही है। बताइए ना, ये इस दिशा में अभिक्रिया हो रही है, कौन कौन सा पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ये सब कौन बताने का काम करता है? तीर चिन्ह ही बताने का काम करता है, ठीक है ना। अब देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक अनुमान विधि होती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहते हैं, विस्तार से आप समझना चाहते हैं तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना होता है, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक जाकर देख लीजिएगा। 5 नंबरिया एग्जाम में करता है रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए। कई बच्चा का दिमाग फेल हो जाता है, कहीं पढ़ नहीं करता है, सब हार्ड लगता है। कुछ ना है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए अभिक्रिया का पहले अभिक्रिया के बाद के तत्वों को सेम करिए ना। तो अभी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आप तरीका जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका। मैं इसमें आपको उतना नहीं समझाऊंगा संतुलित करने के लिए, ठीक है ना। इसके लिए ऑलरेडी एक मैं वीडियो बनाया हूं, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, जाकर उसको देख लीजिए। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना भूलिएगा नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो, संतुलित और असंतुलित मैंने आपको समझा दिया। दहन क्या होता है? जो पदार्थ जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है, जो पदार्थ जल रही है, जलने के बाद प्रकाश उत्पन्न कर रही है, ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? दहन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या मोमबत्ती को जला रहे हैं। अब मोमबत्ती को जलाते हैं तो प्रकाश तो उत्पन्न कर रही है, साथ में ऊष्मा का भी निर्माण करती है। वो कौन सी अभिक्रिया? दहन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? दहन कहलाएगी। दहन क्या होता है? जब कोई पदार्थ जल का ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं, ठीक है ना। और जो पदार्थ दहन की मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, उसे दहनशील पदार्थ कहता है। जो नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहता है, ठीक है। आगे पढ़ना में ज्वाला पढ़ना है। ज्वाला क्या होती है? अब देखो बुआ, ज्वाला जो होती है ना, ज्वाला क्या होती है? मोमबत्ती की ज्वाला हमें पढ़ना है, इसमें ज्वाला नहीं, हमें मोमबत्ती की ज्वाला पढ़ना है चैप्टर्स में। अब मोमबत्ती की ज्वाला क्या है, इस पर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, जाकर आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मोमबत्ती की ज्वाला। तो 2 टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, दूसरा मोमबत्ती की ज्वाला। देखो, मोमबत्ती की ज्वाला का 3 भाग होते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, ये अगर मोमबत्ती है, ठीक है ना। अब इसके ज्वाला का 3 भाग, एक सबसे बाहरी भाग, उसके बाद एक बीच वाला भाग और तीसरा अंदर वाला भाग। तो अंदर वाले भाग को केंद्रीय मंडल कहते हैं, और बीच वाले भाग को प्रकाशमान मंडल कहते हैं, और ये बाहर वाले भाग को प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। तो मोमबत्ती की ज्वाला के कितने भाग होते हैं और किनकी क्या विशेषता होती है, इस पर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप इसको देख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट है एलपीजी, जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये एलपीजी क्या होता है? देखो, एलपीजी इसको द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस हिंदी में कहते हैं। एलपीजी का मुख्य जो अवयव होता है ना, ब्यूटेन होता है, C4H10। देखो, मुख्य अवयव एलपीजी का मतलब द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। हालांकि ये ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन से मिलकर बना होता है। तो पूछता भी है एलपीजी में सबसे मुख्य अवयव कौन होता है? तो याद रखिए, ब्यूटेन, जिसका सूत्र C4H10 होता है, ठीक है ना। आगे था दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का उपयोग, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अभी वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। भोजन हमारे शरीर में किसके कारण से पचती है? ऑक्सीकरण अवकरण की वजह से। भोजन खराब क्यों होती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की वजह से। तो ये सब चीज आपका है। तो मैंने केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक पहले चैप्टर को कवर कर दिया। इसमें क्या क्या पढ़ा है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया है, और जो रासायनिक अभिक्रिया हमारा संयोजन वियोजन था वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया। रासायनिक समीकरण क्या, संतुलित असंतुलित क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना ये भी बता दिया आपको। दहन ज्वाला क्या है, एलपीजी क्या है, और भोजन का पचना हमारे जीवन में ऑक्सीकरण के क्या उपयोग है, ये सारी मैंने पहले चैप्टर को पूरी तरह से मक्खन करवा दिया। अब भाई यहाँ पर फंसने वाली कोई बात नहीं है। देखो बुआ, यहाँ पर 2 टॉपिक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर ही आता है। आप मोमबत्ती की ज्वाला भी पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से करता है। तो इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर फिनिश। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को हर जगह फैलाइए, क्योंकि आपके लिए देखिए कितना मेहनत करी जाती है, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।